रविवार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आपसे पूछा जाएगा मयूर संडे का सवाल। आपको शाम 4 बजे तक 56767808। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, एवन टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। कोरोना 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 का ये रोना अभी तक मिटा नहीं कि नया भय व्याप्त हो गया ब्लैक फंगस का। और पूरे देश में जिस तरह ब्लैक फंगस के केस आ रहे हैं, ब्लैक फंगस को अनेक राज्य सरकारों ने महामारी घोषित किया है, राजस्थान की सरकार ने भी किया है। और ब्लैक फंगस में सिर्फ दवा काम नहीं करती, एक स्टेज के बाद ऑपरेशन करना पड़ता है, आँख निकालनी पड़ती है, दिमाग तक चला जाता है ब्लैक फंगस और पैरालाइज कर देता है आदमी को। तो इन सारी बातों को लेकर जो भय व्याप्त हो गया है, उस भय को देखकर आज हमने तय किया है कि आपसे बात करेंगे ब्लैक फंगस पर। और आपसे मुखातिब होंगे महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण ओझा। डॉक्टर तरुण ओझा, आपका स्वागत है एवन टीवी के स्टूडियो में। नमस्कार। डॉक्टर तरुण ओझा देश के बहुत गिने चुने उन डॉक्टर्स में हैं जो ईएनटी के विशेषज्ञ माने जाते हैं, जिनकी शोध, जिनके पेपर्स और जिनका बड़ा स्थान है इस ईएनटी की सर्जरी में। और इस वक्त खुद ब्लैक फंगस के ऑपरेशन कर रहे हैं और आज जब हम मुखातिब हैं उनसे, तब भी वो ब्लैक फंगस का ऑपरेशन खत्म करके आए और जाकर फिर ब्लैक फंगस का ऑपरेशन करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना का डर मिटा नहीं, चाहे वैक्सीन आ गई, चाहे दूसरी दवा आ गई डीआरडीओ की, लेकिन ऑक्सीजन भी मिल रही है और अब रेमडेसिविर मिल रही है, लेकिन डर अभी तक है। लोग, मृत्यु दर कम हुई है लेकिन मर तो रहे हैं। ये नई बीमारी अचानक आ गई ब्लैक फंगस। जी। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि ब्लैक फंगस कोरोना काल में ही पैदा हुई बीमारी है या पुरानी बीमारी है? जी। ये जानना बहुत जरूरी है। जी, देखिए, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस अभी की बीमारी नहीं है। बीमारी तो पहले भी रही है, पर अभी इस कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद इसके केसेस में अचानक से वृद्धि हो गई। तो ऐसा नहीं है कि बीमारी आज की है, बीमारी पहले थी, पर तुलनात्मक रूप से अभी इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जी। ये बीमारी होती कैसे है, क्यों होती है? आज जब कोरोना नहीं था तब भी होती थी, तो तब क्यों होती थी और अब भी क्यों हो रही है? वही कारण है या कोई और नए कारण भी है? जी, देखिए, म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस से होती है। वो फंगस है म्यूकोरेसी ग्रुप का, और इनका जो मेजर क्लास है वो है जाइगोमाइसिटीज। तो उस क्लास की ये एक फैमिली है, और इससे होने वाले, इस म्यूकोरेसी से होने वाले डिजीज़ को हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। म्यूकरमाइकोसिस मेनली नाक, साइनस, ऑर्बिट यानी कि आँख, और फिर ब्रेन, और इसके अतिरिक्त लंग्स को और मल्टी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। तो अभी इन दिनों ये बीमारी क्यों बढ़ गई है, उसका जो मेजर कॉज हो सकता है वो ये कि इस बार जो कोविड-19 डिजीज़ की जो सेकेंड वेव है, इस में हो सकता है कि म्यूटेंट ज़्यादा घातक हो, बहुत तीव्रता से ये लोगों पे इफ़ेक्ट डाल रहा है और बहुत जल्दी से लंग्स को और ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से एक तो लोग डायबिटिक हो रहे हैं, या तो कोविड का इफेक्ट है। देखिए, इसने कोई सा भी ऑर्गन नहीं छोड़ा, इवन पैनक्रियास तक को इफेक्ट किया हुआ है। म्यूटेंट ने, नए म्यूटेंट ने। जी, कोरोना के पहले वाले ने नहीं किया था, पहले वाले ने फेफड़े किए थे ज्यादातर। हाँ, पहले वाला लंग्स में था, हार्ट में जा रहा था, इवन आंतों में भी जा रहा था। पर इस का ऐसा लगता है, ऐसा मानना है कुछ विशेषज्ञों का हमारे साथ के, कि ये पैनक्रियास को भी हो सकता है इफेक्ट कर रहा हो, क्योंकि इसके बाद वो लोग भी डायबिटिक हो रहे हैं जो पहले पूर्व में डायबिटिक नहीं थे। मैं भी अनडायग्नोज रहे हूँ, लेकिन इसके बाद मतलब इसमें वो भी हो रहे हैं जिनको स्टेरॉइड नहीं दिया गया है। जी हाँ। स्टेरॉइड का तो कारण समझ में आता है, स्टेरॉइड दिया इसलिए शुगर बढ़ गई। जी हाँ। लेकिन स्टेरॉइड नहीं दिया फिर शुगर क्यों बढ़ी? इसका मतलब पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद किया है, कम किया है, तो उसने पैनक्रियाज को हिट किया। आपका कहना यही है शायद? मे भी, हाँ।
तो ये मल्टीपल ऑर्गन्स को हिट कर रही है, सेकेंड वेव का जो म्यूटेंट है। जी। लेकिन वो पहले नाक से जाता था गले और गले से नीचे जाता था, अब ये ऊपर जा रहा है इस बार, इसका जो इफेक्ट है। हाँ देखिए, नाक से जाता है, नाक के बाद नाक के चारों तरफ ये खाली जगह होती हैं, बीच में खाली जगह होती है, ऊपर खाली जगह होती है, इनको साइनस बोलते हैं। हाँ, तो उसके बाद ये साइनस को अफेक्ट करता है, साइनस के बाद ये ऊपर ऑर्बिट में चला जाता है, यानी कि आँखों में चला जाता है। आँखों में ऑप्टिक नर्व जो आँख की नस है जो आँख को दिखाती है, वहाँ से होता हुआ ये ब्रेन की तरफ ट्रैवल करता है। ब्रेन में कैवर्नस साइनस नाम की खून की बड़ी एक जगह होती है, वहाँ पे खून जमाता है। देखिए सब जगह ही खून की नलियों को जमाता हुआ चलता है, तो जिस रास्ते से ये चलता है उसी रास्ते से लक्षण आते रहते हैं, और उसी जगह पे जो टिश्यू होता है वो डेड होता जाता है, नेक्रोज होता जाता है, मरता जाता है। तो ये खून के प्रवाह को रोक देता है। जी हाँ, तो खून की नलियों में खून को जमा देता है एक तरह से। ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं जा रहा, लंग्स में भी कुछ केसेस डिटेक्ट हुए हैं म्यूकर माइकोसिस के, पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस के। जी हाँ। ये डॉक्टर साहब ब्लैक फंगस या फंगस जब ये कोरोना नहीं था तब होता क्यों था ये फंगस? क्या कोई ऐसा पानी पी लो, ऐसी चीज़ खा लो, या सड़े गले फल खा लो जिसमें फंगस हो? कई तरबूज काटते हैं उसमें फंगस निकलती है, तो उस फंगस को खाने से हो जाता है, या अंदर ही कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें फंगस डेवलप हो जाती है? होती कैसे फंगस? देखिए फंगस तो सर्वव्याप्त है ये जी, म्यूकरेसी फैमिली का पूरे विश्व में, और मिट्टी में है, दीवारों पर है, सड़ी गली सब्जियों फफूंद में जिसको है। कहते हैं, फफूंद फंगस, तो ये तो सर्वव्याप्त है, इवन हमारे शरीर पे भी कहीं मिल सकता है, इवन नोज में मिल सकता है जी। इसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस बोलते हैं बेसिकली। तो ये हमेशा हमारे शरीर को इन्फेक्ट नहीं करता है, ये उसी शरीर को इन्फेक्ट करता है जहाँ पर कि इम्यूनिटी, उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो या गई, रोगों से लड़ने की ताकत कम हो गई है, चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो। रोग, जिन लोगों को रोग से लड़ने की ताकत कम हो गई है उन्हीं को अफेक्ट करता है जी। मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है ये। उसको अपॉर्चुनिटी मिली और वो फैलना शुरू जहाँ हुआ। इसको होस्ट कमजोर मिला, हाँ, वहाँ ये एंटर हो जाता है, वहाँ ये इन्फेक्शन कॉज करता है। अदरवाइज ये नॉर्मली भी पड़ा रहता है, तब ये कोई बीमारी डैमेज नहीं करता है। उस जी। वक्त डैमेज नहीं करता। अब ये ब्लैक फंगस है, इसको ब्लैक क्यों कहा गया? फंगस क्या इसका फंगस का रंग ब्लैक है या कोई और वजह है? इससे जो टिश्यू को ये डिस्ट्रॉय करता है उसको ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है नेक्रोस टिश्यू का, इसलिए उसे वो काले पड़ते जाते हैं, वो काले पड़ते जाते हैं जहाँ ये इफेक्ट डालता है वो जगह काली पड़ती जाती जी है। हाँ। तो जब हम ऑपरेट करते हैं या नोज को एग्जामिन करते हैं तो हमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका कलर ब्लैक, जो बोन है उसका कलर भी ब्लैक, वो ब्लैक ही ब्लैक। अच्छा, ब्लैक करता चला जाता है, आँख के अंदर भी ब्लैक और दिमाग के अंदर भी ब्लैक। जी जी। अब डॉक्टर साहब क्या कोई दवा नहीं है जिससे इसका इलाज हो सकता हो, और कोई स्टेज है जिससे आगे दवा का इलाज नहीं हो सकता? म्यूकर माइकोसिस बेसिकली तो मेडिसिन से ही ठीक होने वाली डिजीज है जी, लेकिन डायग्नोसिस अर्ली होना चाहिए। हाँ, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ हैं जी, एंटी फंगल मेडिसिन हैं। हाँ, तो उन बेसिकली हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जी, तो दो तरह के इलाज होते हैं, या तो मेडिसिन दें या फिर सर्जरी करें, किसी भी डिजीज के बारे में ये बात हाँ सत्य जी, है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर एंटी फंगल मेडिसिन का इफेक्ट उस समय तक ही संभव है जब तक कि इसने टिश्यूज को डेड करना चालू नहीं किया, उनको नेक्रोज करना या मारना चालू नहीं किया। ठीक है। अगर एक बार इसने टिश्यूज को या ऊतक को या मांस को, अंदर की चमड़ी को गलाना शुरू कर दिया है, उसे डेड करना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद वहाँ पे क्योंकि खून की नलियाँ जम चुकी हैं तो दवाई पहुँचेगी ही नहीं, दवाई का असर ही नहीं दवाई का रास्ता रोक दिया उसने, जी हाँ, दवाई का रास्ता रोक और दिया। खुद आगे बढ़ता जा रहा है। जी, और खुद आगे बढ़ता जा रहा है। तो उस अवस्था में फिर सर्जरी का रोल आता है। जी, सर्जरी में फिर आप क्या करते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, अगर उस पार्ट को नहीं हटाएंगे जो कि नेक्रोज हो चुका है या डेड हो चुका है, तो वहाँ पे ये जो इसकी दवाइयाँ एंटी वो आगे पहुँचेगी नहीं, वो पहुँचेंगी नहीं। तो हमारा रोल ये होता है कि जहाँ जहाँ पे भी डेड टिश्यू है उसको रिमूव करें। अब उसके रिमूवल की अगर बात करें तो बहुत कुछ हटाना पड़ता है नाक के अंदर से, नाक और साइनसेस के अंदर से। जी, जैसे मतलब इसकी सर्जरी दो तरह से हम करते हैं, या तो एंडोस्कोपिक करें, नोज़ के रास्ते से जाएं और बड़े मॉनिटर पे देखते हुए सारे ऑर्गन्स को हटाएं, और या फिर ओपन टेक्निक से अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है तो चीरा लगा के भी सर्जरी की जाती है। अब इसमें हटाने की जो चीज़ें होती हैं, जो जो इन्वॉल्व होता जा रहा है ऑर्गन, उस ऑर्गन को हमें हटाना है। जैसे नाक में एंटर होते ही
लेफ्ट साइड इस दीवार पे 3 मांस होते हैं, बीच में एक हड्डी होती है और इस दीवार पे भी 3 मांस होते हैं। इन मांसेस को ये प्रभावित करता है और इनका कलर ब्लैक हो जाता है। इवन नाक की जो बीच वाली हड्डी है जो नाक को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है उसको भी ये ब्लैक कर देता है। अच्छा, यहीं से हमारी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। इस नाक की हड्डी को हटाते हैं, फिर इन तीनों मांसेस को हटाते हैं, फिर हम लेटरली बाहर की तरफ निकलते हैं। ऊपर इधर एक मैक्सिलरी साइनस होता है, उसको क्लीन करते हैं। ऊपर जाते हैं तो एक फ्रंटल साइनस होता है, उसको क्लीन करते हैं। पीछे जाते हैं तो एक स्फेनॉइड साइनस होता है, उसको क्लीन करते हैं। तो उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो डेड हो चुकी है उसे, और अगर बोन भी इफेक्टेड है तो उस बोन को भी अंदर ही अंदर रिमूव किया जाता है। ये सर्जरी का एक पार्ट हुआ जी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं कि वो ब्लैकनिंग जो है, वो कालापन है, वो आँखों में भी, वैसे तो पहले जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं उनसे हम पता करते ही हैं, पर दिखता भी जाता है तो भी, जैसे आँखों में भी अगर ब्लैक स्टेनिंग दिख रही है तो फिर उस हिस्से को भी डिब्राइड किया जाता है। इसको डिब्राइडमेंट बोलते हैं बेसिकली। वो ऑपरेशन भी ईएनटी वाले ही करते हैं, आँख के डॉक्टर अलग आके करते हैं साथ में मिलके? नहीं, वो उसके लिए देखिए पूरा टीम वर्क है। हाँ जी। म्यूकर का इलाज पूरा टीम वर्क है। इसमें हमको न्यूरो सर्जन की भी जरूरत पड़ती है। ब्रेन का इलाज, ब्रेन का बिल्कुल, ब्रेन में अगर फंगस चली गई तो वही ऑपरेट करेंगे। और ईएनटी स्पेशलिस्ट का, क्योंकि इनिशियली डिजीज हमारी फील्ड में रुकी रहती है तो हम उसको वहीं अगर निकाल दें तो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, बात है। और आंख के स्पेशलिस्ट, अगर आंख निकालने की बात आती है तो वो भी पहले से तय होता है। ऐसे सारी आंख को नहीं निकाल देते। जो ब्लाइंड होती हैं, जो म्यूकर की वजह से ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट कर चुकी हैं, एक एंड आर्ट्राइटिस करके प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें जो आंख को सप्लाई होती है नस को, एक आर्टरी की, वो ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद ब्लाइंडनेस आ जाती है। तो उसको हटाने के लिए फिर आई स्पेशलिस्ट हमको चाहिए होता है। जी। तो नाक की हो जब तक तो आपका काम है? जी, नाक और साइनस में। नाक और साइनस में है। उसके बाद आँख की हो तो आँख वालों का है। और उससे आगे दिमाग तक पहुंच गई तो न्यूरो सर्जन आएगा। फिर न्यूरो सर्जन, ठीक है ना जी। और पूरी दिमाग तक पहुंच गई तो तीनों को लगना पड़ेगा एक साथ, टीम वर्क। जी हाँ, उसके बिना नहीं हो पाएगा। आप अपना काम करेंगे पहले, फिर आंख वाला अपना काम करेगा, फिर दिमाग वाला अपना काम करेगा। बिल्कुल सेम। ठीक है ना। उसके बाद फिर मेडिसिन वाले भी काम करेंगे, वो भी दवा देंगे। हाँ, मतलब एंटी फंगल। बिल्कुल जी। उसके बाद ये आदमी इतने सारी चीजें निकालने के बाद भी बचा हुआ शरीर उसका काम करता रहे, जिंदा रहे, ये तभी संभव जब मेडिसिन उसको दी जाए। जब मेडिसिन इफेक्टिव हो। जी। ये सब होने के बाद भी जो इसकी एंटी फंगल मेडिसिन हैं वो असर करे। डॉक्टर साहब, इसमें डायबिटीज वाले और हाई ब्लड प्रेशर वालों को कितना जल्दी ये डिजीज होती है? क्या फर्क है? वो ज़्यादा जल्दी एक्सपोज होते हैं? जी हाँ, मतलब अभी जो इस समय जो भी ये डिजीज़ सामने आ रही है, डायबिटिक्स में ही आ रही है। बिना डायबिटीज़ के तो मुझे कोई केस अभी तक देखने में नहीं आया। अच्छा, सबको डायबिटीज है जिनको जी हाँ, ब्लैक फंगस दिख रही है? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो मे बी ड्यू टू कोविड, मे बी ड्यू टू अदर रीजंस, इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। जी जी। वो बिना डॉक्टर की सलाह के अगर स्टेरॉइड आपने लेते स्टार्ट कर दिए, हाँ, बिल्कुल शुरू से ही कर दिया। अभी डर इतना ज़्यादा है कि वो प्रेस्क्रिप्शन मूव कर रहे हैं। मैंने किसी को प्रेस्क्रिप्शन बताया, उनको तो मैंने सब बता दिया कि ये दवाई तो आपको लेनी है अभी, फिर ये प्रॉब्लम आए तो ये लेनी है, ये प्रॉब्लम आए तो ये लेनी है, और इतने दिन बाद ये लेनी है, इतने दिन बाद ये लेनी है, इतने बाद ये, या सिटी स्कैन में ऐसा आए तो लेनी है, या किसी और आपकी जांच जो होती है कोविड से रिलेटेड उसमें अगर ऐसा है तो ये लेनी है। पर जब वो प्रेस्क्रिप्शन उस व्यक्ति से, उसके थ्रू दूसरे आदमी के पास चला गया, उसके बाद फिर वो सब खुद ही डॉक्टर बनते हैं भारत में, तो आप जानते हैं। जैसे स्टेरॉइड का अनियंत्रित यूज होता है वैसे वो प्रेस्क्रिप्शन भी अनियंत्रित हो जाता है। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आदमी को कब पता लगे कि मेरे को ब्लैक फंगस हो गई है, मैं इससे पीड़ित हो गया हूँ? जी हाँ, देखिए अभी तो जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है, या पेशेंट को भी ये पता होना चाहिए कि अगर उसको कोविड-19 डिजीज़ हुई है और उसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या उसने स्टेरॉइड्स का सेवन किया है, या फिर उसने ऑक्सीजन थेरेपी ली है, ये सब फैक्टर्स अगर उसके साथ में हैं, तो अब उसके लक्षण की बात करते हैं। तो उसके अगर नाक में ड्राइनेस आने लगे, सूखापन, पपड़ी जमने लगे जिसको क्रस्टिंग बोलते हैं, और डिस्चार्ज होने लगे जिसमें साथ में हल्का सा ब्लड आए, उसके बाद नाक में भारीपन आने लगे, या चेहरे की हड्डी में यहाँ पे या यहाँ पे भारीपन आने लगे, और इस जगह पे सूजन आने लगे, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। उन्हें तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाकर अपनी जांच करानी चाहिए। अंदर फंगल इन्फेक्शन फैला और उसने सूजन दे दी? जी हाँ, बाहर। जी हाँ, तो साइनस से वो सूजन बाहर गाल में भी आ जाती है। जी। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, जैसे आई से अगर स्टार्ट होता है,
या यही आई में पहुंच जाता है तो आँखों में सूजन आने लगती है, लालपन आने लगता है, आँखों के चारों तरफ की चमड़ी में भी सूजन आने लग जाती है और एडवांस स्टेज में आँख बाहर की तरफ निकलने लगती है और अंधापन आने लगता है। दिखना बंद हो जाता है। जी हाँ, और उसके बाद उसके पहले शुरुआत में व्यक्ति को डबल दिखने लग जाता है, डबल विजन हो जाती है, डिप्लोपिया उसे बोलते हैं। जी जी जी। जी हाँ, और नज़र धुंधली हो जाती है, तो ये उसके आँख के लक्षण हो जाते हैं। अगर नाक में पपड़ी जमे और सूजन आए नाक के दोनों तरफ, जी, एक आँख में धुंधलापन आए एक तरफ आए, हाँ, या दोनों तरफ आए, जी हाँ, आँख में धुंधलापन आए, डबल विजन हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया। इसकी जांच करें। जांच कैसे होगी? क्या सीटी स्कैन होगा, क्या कोई और एमआरआई होगी, क्या होगा जिससे पता लगेगा कि आप सफ़र कर रहे हैं? या नोजल कोई निकाल के कुछ स्वैब निकाल के कुछ करेंगे नोजल? जी, तो जब पेशेंट हमारे पास इस तरह के फीचर्स के साथ आते हैं तो उनकी हिस्ट्री हम लेते हैं तो पता चलता है वही सब बात की कोविड रही है, डायबिटिक रहे हैं और स्टेरॉइड्स वगैरह लिए हैं। तो फिर उसके बाद हम उनके लक्षणों के आधार पर उनकी जांच करते हैं। उसमें प्रमुख है नेज़ल एंडोस्कोपी। तो नाक को एंडोस्कोप से उसका अंदर का हिस्सा हम एग्जामिन करते हैं। उसमें अगर हमें साइंस मिलते हैं, देखिए सिम्टम तो पेशेंट ही बता रहा है, साइंस जो मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि ब्लैकनिंग अगर हमें दिखने लग जाती है ऑब्वियस, या फिर डिस्चार्ज मिलने लग जाता है, कुछ जगह होती है वहाँ पे पर्टिकुलर, और टिश्यू हमें डेड सा दिखता है, नेक्रोस सा दिखता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये म्यूकरमाइकोसिस का केस है। फिर इसी जगह पे हम उसका स्वाब लेते हैं और उसे KOH माउंट के लिए भेजते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में, या फिर हम बायोप्सी लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा सस्पेक्टेड साइट से ले लेते हैं और फिर उसे जांच के लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं, जिसकी रिपोर्ट स्वाब की तो रिपोर्ट विद इन एन आवर आ जाती है और उसके बाद नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है। 24 घंटे मेरे ख्याल से आ जाती है बायोप्सी की रिपोर्ट। हाँ, कई जगह 2 दिन लग जाते हैं, कई जगह 3 दिन लग जाते हैं सर। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूज़न रहता है या नहीं रहता है, तो भी हमें डिजीज़ देखने के लिए, उसका एक्सटेंट देखने के लिए MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करानी होती है। कंट्रास्ट एनहांस गैडोलिनियम करके कंट्रास्ट डालते हैं और उससे जो एनहांस होने के बाद MRI कराते हैं नोज़, PNS, ऑर्बिट एंड ब्रेन की। तो उसमें हमें काफ़ी कुछ इंडिकेशन इस बात का मिल जाता है कि यहाँ पे फंगल डिसऑर्डर हो रहा है, मे बी म्यूकरमाइकोसिस। जी, तो मेनली ये 2 प्रमुख जांच है, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। कंफर्मेटिव टेस्ट तो स्वैब से होगा या बायोप्सी से होगा? अगर स्वाब में आ जाता है तो ठीक है, KOH माउंट हम करते हैं, या तो उसी में आ जाए और या फिर बायोप्सी में तो आ ही जाएगा। आ ही जाता है जी। उसके बाद आप इलाज शुरू करते हैं? उसके बाद इलाज शुरू करते हैं और कई बार तो अगर हमें दिखता है कि एंडोस्कोपी दिख गया तो आपने तुरंत शुरू कर दिया, तो फिर हम बढ़ने से रोकने के लिए उसको ऑप्टिमाइज करते हैं पेशेंट को और OT में लेके ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इसका ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी कि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है ये फंगस। तो इसके पहले कि और ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करे सर्जरी हम कर देते हैं। ऐसा भी संभव है क्या कि आप ऊपर से नस खोल के वहाँ से दवा डालना शुरू करें ताकि वो नीचे से इसको ऊपर ना बढ़ने दे आगे? पॉसिबल है ऐसा? देखिए क्यों नीचे से तो आप उसको काटेंगे, हटाएंगे, हाँ, और वो आगे बढ़ता जाएगा दिमाग तक। ऐसे लोकल एप्लीकेशन आई की तो है नहीं अभी तक। अच्छा जी। जो लोकल एप्लीकेशन है नोज की है। जी हाँ, जी। जो इसके लिए एक मुख्य दवाई है एम्फोटेरेसिन B, हाँ, एंटीफंगल, जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस पर है जी। उसकी जेल आती हैं तो वो भी नोज के थ्रू इफेक्टिव होती हैं। और जो लोकल एप्लीकेशन है, ऑपरेशन के बाद हम जरूर इस एम्फोटेरेसिन B के इंजेक्शन से वॉश करवाते हैं ताकि वो लोकली भी इफेक्टिव रहे। जी जी। डॉक्टर साहब, बच्चों में ज़्यादा संभावना है क्या ऐसा रोग होने की? आशंका जिसको कहें, संभावना तो क्या? ज़्यादा तो नहीं, पर केसेस बच्चों में भी डिटेक्ट हुए हैं जी। पूरे इंडिया में देखें तो मतलब राजस्थान में भी 1 या 2 केसेस हुए हैं और साउथ में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ, और महाराष्ट्र में बात हुई थी तो वहाँ पे भी छोटे बच्चों में 1.5 साल 6 महीने के बच्चों में भी इवन ये केस देखे गए। और गर्भवती महिला हो, पेट में बच्चा हो जी, तो क्या पेट के बच्चे पर भी असर पड़ेगा इसका? या म्यूकर वहाँ तो जाने की संभावना कम है सर। कम है जी। हाँ, इस तरह का गर्भाशय में जाने की संभावना नहीं है जी, इसकी। हाँ। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैसे अंदाज होगा कि ये ऊपर गया है कि नीचे गया है? नीचे भी जब जा सकता है और नीचे भी इफेक्ट कर रहा है लक्षणों के आधार पर। लक्षणों के आधार पर। हाँ, जी। जैसे अगर नीचे आप मानते हैं लंग्स में जा रहा है या एब्डोमेन में जा रहा है, जैसे पेनक्रियाज में जा रहा है जी, तो अगर लंग्स में जा रहा है तो पल्मोनरी
म्यूकर माइकोसिस वो कहलाता है, उसके लिए फिर अलग से लंग्स के इन्वेस्टिगेशंस हम जी, कराते वो हैं। अलग और होंगे उसके investigation। खांसी आएगी, उसका जो बलगम आएगा उसमें ब्लड आ सकता है, अच्छा। बुखार हो सकता है। सिम्टम्स भी दूसरे होंगे जी, उसमें। सिम्टम ही जी। दूसरे होंगे। डॉक्टर साहब, ये व्हाइट फंगस और आ गई और फिर एक येलो फंगस किसी ने और कह दिया, तो ये क्या डिफरेंट चीजें हैं या सर डिफरेंट फैमिलीज के फंगस की different फंगस families हैं? हैं, हाँ, जी। उनके कलर्स सबके अलग अलग हाँ, होते जी। हैं। तो यहाँ पे तो जो अभी जो डेंजरस है वो ब्लैक फंगस ही है? ब्लैक फंगस ही है, म्यूकर माइकोसिस। अच्छा। जी। व्हाइट फंगस कोई अलग तरह की चीज है? हाँ, जैसे कहते हैं ज्यादा घातक है? कैंडिडा एल्बिकेंस है, वो वाइट कलर देता है। जनरली टंग्स में, लैरिंग्स में जो ये लोग इनहेलर यूज करते हैं उनके ज़्यादा होता है। वो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज में ही होते हैं डिसऑर्डर्स। अच्छा। तो फंगल इन्फेक्शन अधिकतर अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं और इम्यूनो कम्प्रोमाइज या जिन होस्ट की रेजिस्टेंस कम है उन्हीं में होते हैं। डॉक्टर साहब, किसी आदमी को हुआ तो कुछ नहीं है, पर उसको लग रहा है कि मेरी रेजिस्टेंस कम हो गई, तो वो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या दवा ले? कोई मल्टीविटामिन ले, प्रोटीन ज़्यादा ले, या कैसे कोई है ऐसी चीज़ जिससे कि, या आयुर्वेद में अश्वगंधा कहते हैं, कोई और चीज़ कहते हैं? देखिए, आयुर्वेद में तो इम्यूनिटी बढ़ाने के काफ़ी पदार्थ बताए जाते हैं। नीम गिलोय वगैरह? जी, तो उनका सेवन तो कर ही सकते हैं। अब ये तो अपने घर घर में प्रचलित व्यवस्था है आयुर्वेद की, तो उसी के अकॉर्डिंग लें। बाकी हम जब एलोपैथी की बात करते हैं तो विटामिन सी हम मानते हैं कि इम्यून एनहांसर है, विटामिन डी इम्यून एनहांसर है, और जिंक को अभी हम मान रहे हैं कि वो, कई मामलों में तो कह रहे हैं कि जिंक की वजह से हो रही है हाँ, बीमारी। ऐसा कह रहे हैं, पर अभी ये प्रूव नहीं हुआ, सब्सटेंशियल नहीं है, substantial एविडेंस नहीं है। प्रॉपर नहीं है। और विटामिन ई? विटामिन ई भी बूस्ट करता है इम्यूनिटी को। तो जितने एंटीऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट है वो सब जी। इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जी, तो मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं जिससे भी आदमी को विटामिन सी, बी सब मिल जाता है। तो एक देखिए, बार ओवरऑल नरिशमेंट की तो इम्पोर्टेंस है ही। है ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो ईयर, नोज और थ्रोट, तो ईयर में भी जाता है क्या ये ब्लैक फंगस? देखिए, ईयर में जो फंगस होता है, जैसे म्यूकर माइकोसिस है, ये इफेक्ट तो किसी को भी, किसी भी ऑर्गन को कर सकता है। जी। ईयर के जो फंगल इन्फेक्शंस हैं उनको हम ऑटोमाइकोसिस बोलते हैं। म्यूकर बहुत रेयर होता है, वहाँ पे और तरह के फंगस हैं जिनका उस साइट्स के लिए प्रेडिलेक्शन है। जी। अभी जैसे रेनी सीजन आने वाला है तो इतने केसेस बढ़ जाते हैं ईयर की फंगस के कि हम उसको देखते देखते ट्रीट करते करते थक जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, ये भी चर्चा में बात आई है कि जिनको ऑक्सीजन लग रही है अस्पतालों में, जी। तो ऑक्सीजन लगाने वाली जो कोई वो है, वेंटिलेटर लगाने वाली जो मास्क है या कुछ जो भी है, उसको साफ नहीं किया गया, बदला नहीं गया, इस वजह से फंगस आ गया एक का दूसरे में, या फंगस डेवलप हो गई उस पर, ऐसा भी है क्या कि ये एहतियात ना बरता जाए तो फंगस हो जाता है? कोरोना की जो पहली वेव थी उसमें म्यूकर कम था जी। इस बार की वेव में म्यूकर माइकोसिस के केसेस काफ़ी आए, और जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हो सकता है कि ये जो वायरस है इस बार ज़्यादा घातक हो गया, बहुत जल्दी लोगों को बीमार कर रहा है, तो नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो गए कोविड के, और इस वजह से, और बहुत जल्दी से उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ गई। जी। तो शायद इस वजह से ऐसा पॉसिबल है कि जो मास्क में उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाए। अब खैर, हम तो कारण का डिस्कशन करें तो जो उसमें ह्यूमिडिफायर होता है उसमें पानी भरा हुआ होता है, वो पानी स्टेराइल होना चाहिए। वो या तो उबाल के उसे ठंडा करके वापस डालें, और क्योंकि वो ह्यूमिडिफिकेशन तो ऑक्सीजन के साथ चाहिए ही चाहिए, वरना वो पूरा ड्राइनेस कर देगी। हाँ जी। तो वो जो ह्यूमिडिफायर है उसका जो पानी है उसको प्रॉपरली स्टेराइल करके ही यूज़ करना चाहिए जी। उस तो पानी में अगर में भी उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बड़े हों, हो सकते हैं। स्टडीज चल रही हैं, तो जो भी एविडेंस आएंगे उसके बेसिस पे पता और लगेगा। डॉक्टर साहब, कई बार तो घरों में बरसों से सुनते आ रहे हैं हम कि अचार में फंगस लग गया, जी। किसी और चीज़ में फंगस लग गया, उसको खा लेते हैं लोग। अल्टीमेटली बात तो इम्यूनिटी की आती है सर। अच्छा, इम्यूनिटी पचा लेगा तो पचा लेगा शरीर, जो इम्यून शरीर लड़ लेगा, उससे लड़ लेगा। बिल्कुल। अगर फंगस भी चलेगी और शरीर ने लड़ लिया, फंगस पहले से पड़ी हुई है, शरीर लड़ने में सक्षम है तो लड़ रहा है जी, तो फंगस इफेक्ट नहीं कर रही है, अपॉर्चुनिस्ट है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कमजोर होगा शरीर तो घुस जाएगी अंदर, तभी इफेक्ट करेगी। तभी इफेक्ट करेगी। हाँ जी। डॉक्टर साहब, क्या कोरोना खत्म हो जाएगा तो ब्लैक फंगस का डर भी कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? एक लाइन में जवाब दें आप। देखिए, कोरोना तो खत्म होना आगे की बात है, लेकिन ब्लैक फंगस तो जल्दी ही खत्म होगा, क्योंकि अभी लोगों में, जैसे आपका मीडिया, आपका ये चैनल है जी, A1 TV,
इस तरह से अवेयरनेस अगर आप करते रहेंगे तो लोगों को सिर्फ इतना चाहिए कि हाइजीन रखें, और ये जो डायबिटीज़ इस समय अनकंट्रोल्ड है और जो स्टेरॉइड का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है उसको इसको कंट्रोल कर दें। हाँ। तो ये म्यूकरमाइकोसिस तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म हो जाएगा। जी। चलिए, अच्छी खबर सुनाई डॉक्टर तरुण ओझा ने हमें। कोरोना पता नहीं कब खत्म होगा, कौन जाने, शायद भगवान जाने, लेकिन डॉक्टर साहब कहना है कि अगर हमने स्टेरॉइड के प्रयोग में सख्ती बरती, संयम बरता, अगर हमने अपनी शुगर जो कोरोना के इलाज के दौरान भी बढ़ती है, कोरोना होने के दौरान बढ़ती है, पहले से भी होती है, उसको इस दौरान ध्यान रख के, नज़र रख के, कंट्रोल करके रखा, तो ब्लैक फंगस हमारे को घेर नहीं पाएगी। नाक से आँख और आँख से दिमाग तक जाने की उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और उस स्थिति में हम ब्लैक फंगस को अलविदा कह सकेंगे। इस वक्त सबसे जो बड़ा सवाल है पूरी मानव सभ्यता के सामने, मानव प्रजाति के सामने, वो यही है कि ये महामारी पर महामारी हम सब पर भारी। किस दिन हम कह पाएंगे कि हमसे ये बीमारी हारी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आकर इतनी सारी बातें आपने हमारे यहाँ कही, हमारे दर्शकों को एनलाइटन किया, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कभी कोई बात होगी ईएनटी को लेकर, कान को लेकर भी हम कुछ बात करना चाहेंगे, गले को लेकर भी कुछ बात करना चाहेंगे, तो आपको फिर कष्ट देंगे। आज हेलो डॉक्टर में बस इतना ही। बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।